हमारे साथ वरिष्ठ अर्थशास्त्री और आर्थिक विकास फाउंडेशन के सीईओ डॉक्टर चरण सिंह मौजूद हैं। उनके पास चलते हैं और इसको और समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर चरण सिंह, बहुत स्वागत है आपका। और एक लेमैन के लिए, जब कई बार कहते हैं कि इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती, डॉक्टर चरण सिंह कैसे बताएंगे ये आर्थिक सर्वेक्षण को कैसे समझे एक आम व्यक्ति, क्या मायने हैं इसके? एक बात तो क्लियर सामने आ रही है कि कल जब बजट प्रेजेंट होगा उसका जो बैकग्राउंड है वो आज डिस्कस हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में। आर्थिक विश्लेषण जो अभी अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कर रहे थे, तो जो बात समझ में आ रही है कि इस टाइम पे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से भी समझाया, पर जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं उन ग्लोबल चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है उन ग्लोबल, और उन्होंने खुद भी कहा कि ग्लोबल चैलेंजेस खूब हैं। आप भी जानते हैं कि एक हफ्ता पहले अमेरिका में जो चेंजेस आए हैं उससे अमेरिका की अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, फेड रिजर्व ने उसको वहीं पे रखा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अनसर्टेनिटीज इतनी ज्यादा हैं फिस्कल पॉलिसी की या मॉनेटरी पॉलिसी की या ट्रेड की या टैरिफ की या इमिग्रेशन की, तो वो 1/4 ग्लोबल जीडीपी को अकाउंट करता है अमेरिका। और जब उनका अपना फेड कह रहा है इतनी अनसर्टेनिटीज हैं, तो आप समझ सकते हो कि हमारी कंट्री के लिए भी तो वो है ही है। इन सारी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के अलावा जो इकोनॉमिक्स है, क्लाइमेट का आप जानते ही हैं, इन सब के अलावा हमारा देश एक बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। 6.4% उन्होंने कहा है, अगले साल का अनुमान वो लगा रहे हैं 6.3 to 6.8। वो मेरे को लगता है बड़ा रियलिस्टिक अनुमान उन्होंने लगाया है। हाँ, अब ये बात है, उन्होंने भी अपने आर्थिक विश्लेषण में साफ कहा है कि जब अगर आप इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर्स देखो तो उनका पहला चैप्टर ही कह रहा है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी गेटिंग बैक इनटू फास्ट लेन। तो हाँ, हम लोग जो हमारी फास्टेस्ट ग्रोथ रेट थी 7-8%, उससे हम थोड़ा हट के नीचे आए हुए हैं, हम भी जानते हैं। पर उन्होंने अभी अभी जैसे बताया भी कि जो ग्लोबल रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी का फेड रिजर्व डलर्स रखता है, ग्लोबल रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी तो नेगेटिव जोन में जा रही है, जबकि हम लोग की जो ग्रोथ है वो काफी पॉजिटिव है। तो इससे साफ समझ आ रहा है कि इंडिया अपने आप को अपनी नीतियों के बलबूते पे अच्छी तरह एक डिफिकल्ट टाइम में से नेविगेट कर रहा है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इसमें साथ कौन दे रहा है हम लोगों का। एक तो एग्रीकल्चर दे रहा है, एग्रीकल्चर की ग्रोथ अच्छी हो रही है। दूसरा, उन्होंने सर्विसेज पे जोर दिया कि सर्विसेज जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से आगे उभर के आ रही हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी जो है वो भी अच्छे रेट पे चल रही है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी 15% चल रही है प्री पेंडेमिक लेवल से, और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का काफी ज्यादा रोल रहा है। सर्विसेज सेक्टर 7.2% ग्रोथ रिकॉर्ड कर रही हैं, और उसमें फाइनेंशियल रियल एस्टेट काफी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा जो उन्होंने अपने इकोनॉमिक सर्वे में कही, और जो मैं सोचता हूँ बहुत खास चीज है, और सुबह राष्ट्रपति जी ने भी अपने जो उन्होंने पार्लियामेंट में बोला है उसमें बताया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे देश का है वो काफी तेज गति से आगे बढ़ा है, और उसमें बहुत एक्चुअली उसमें पॉलिटिकल विल बहुत जरूरी थी। जब कोविड के टाइम सब लोग कह रहे थे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए, पूरी दुनिया में बढ़ा भी, हमारा एक इकलौता देश था जब उन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो कहा बढ़ेगा थोड़ा बहुत, पर कैपिटल एक्सपेंडिचर को काफी ज्यादा बढ़ोतरी दी। उसी का लाभ हम लोगों को ये हुआ कि जब बाकी के देश की ग्रोथ लड़खड़ा रही है, हमारी ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा चल रही है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है और लॉन्ग टर्म चलता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो इन्होंने बजट सुबह प्रेसिडेंट एड्रेस में भी रेफरेंस आया, और अभी भी इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा चल रहा है। एक अच्छी बात जो इन्होंने कही है वो मुझे बहुत अच्छी लगी है, वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन पे देखिए, मैं भी कई बार एक अर्थशास्त्री होने के नाते सोचता हूँ कि सारे का सारा इन्फ्लेशन का आंकड़ा कभी टमाटर, कभी आलू, कभी प्याज, ये तीनों चीजें ही उसको बिगाड़ देती है, और कहाँ कहाँ से रेट कहाँ कहाँ चला जाता है।
तो कई बार सोचता हूँ कि पूरी इन्फ्लेशन जिस पे मॉनेटरी पॉलिसी निर्भर होती है, जिस पे रेटिंग एजेंसीज नजर रखती हैं, जिस पे एक्सचेंज रेट नजर रखता है, वो सिर्फ एक आलू प्याज और टमाटर से इतना प्रभावित हो जाता है और उससे पूरा नरेशन बदल जाता है। जी। तो इन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक सर्वे में इन्होंने दिखाया कि ये हेडलाइन इन्फ्लेशन है। अगर इस हेडलाइन इन्फ्लेशन में से मैं टमाटर आलू और प्याज निकाल दूं तो कैसे चल रही है इन्फ्लेशन, और अगर मैं पल्सेस को भी निकालूं हेडलाइन से फिर कैसे चल रही है। तो जी। उन्होंने दोनों विश्लेषण किए, हेडलाइन इन्फ्लेशन और फूड प्राइसेस का इन्फ्लेशन, जी। और उन्होंने उसमें दिखाया कि अगर वैसे देखा जाए, नजर से ध्यान से देखा जाए, तो इन्फ्लेशन काफी हद तक कंट्रोल में है। मैं एक अर्थशास्त्री होने के नाते काफी 2 वर्षों से कह रहा हूं कि हमारे देश में ठीक है, हम लोग इन्फ्लेशन का कहते हैं बहुत बड़ी हुई है, पर जहां विदेश में अगर आप देखें जी। उनका 30 ईयर का एवरेज 2% है और अमेरिका में 10% चल रहा था। जी। इंग्लैंड में 1.7% उनका 30 वर्ष का औसत है और उधर भी 10% के करीब चल रहा था। यूरो में भी यही हाल था, इसलिए उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट इतने बढ़ा दिए थे। हमारे देश में इन्फ्लेशन ठीक है, हमारा पिवट है 4%, 2 ± तो 4 ± 2, सो 2 और 6 के बीच में रहना चाहिए। पर जी। हमारी इन्फ्लेशन ज्यादातर 7 8 से ऊपर कभी नहीं गई थी। तो जी। हम लोग, क्योंकि विदेश में सब लोग इन्फ्लेशन की बात कह रहे थे, हम भी कह रहे थे, पर यह बात मानने वाली है कि हमारी इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल में रही है। जी। पर अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने अच्छा विश्लेषण करके दिखाया है कि अगर आलू प्याज टमाटर मैं निकाल देता हूँ या पल्सेस निकाल देता हूँ तो आप देखिए इन्फ्लेशन 4 ± 4 के करीब है, जो हम सब लोगों को अनुमान था कि इतनी ज्यादा नहीं है। एक और चीज जो उन्होंने कही और जो मैं सोचता हूँ हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छी है, खास करके हमारे देश के फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, जी। उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अभी दिसंबर में अपनी रिपोर्ट निकाली थी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। उसमें भी आया था जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं जी। वो हमारे 12 वर्ष से सबसे नीचे आए पड़े, 2.6% के करीब। वो मैं सोचता हूँ ग्लोबल यार्डस्टिक में भी अगर देखा जाए तो बहुत लो और बहुत अच्छी बात है। आप जानते ही हैं कि जब कभी भी इकोनॉमीज लड़खड़ाती हैं या ग्रोथ रेट लड़खड़ाती है तो उसका बैंकिंग सेक्टर पे बहुत बुरा असर पड़ता है। पर इस सारी चीज के बावजूद, और हमारा भी स्लो डाउन हुआ है, तो इस सारी चीज के बावजूद अगर आप देखें तो हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी कंट्री के हिसाब से भी और विदेश के हिसाब से भी। फाइनेंशियल इंक्लूजन तो चल ही रहा है। जनधन योजना हमारी एक किस्म की फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसमें हमने करीब 95% लोगों के अकाउंट खोले हैं, जी। और वो जनधन जैम ट्रिनिटी के नीचे तो बहुत सक्सेसफुल रही है। एम्प्लॉयमेंट और लेबर मार्केट पे भी काफी उन्होंने आज विश्लेषण किया, जी। अपने जब इंटरव्यू दिया उसमें भी किया, और इकोनॉमिक सर्वे में भी उसके काफी डिटेल्स हैं। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन तो हम देख ही रहे थे, कुछ महीनों से ऊपर चल रही है, उसमें दो राय नहीं था। और जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आता है उसका भी उन्होंने आंकड़े बताए, और जी। उन्होंने कहा कि जो एम्प्लॉयमेंट है खास करके 15 वर्ष से लेके 60 वर्ष तक, वो तो अभी स्ट्रांग हो रही है। तो वो हम सब लोग को आइडिया था कि एम्प्लॉयमेंट पे उस एज ग्रुप में अभी सॉलिड चल रहा है। जहां तक क्रेडिट ग्रोथ का सवाल है एमएसएमईज का, उन्होंने एमएसएमईज के बारे में भी कहा, और ये सच भी है कि अगर हमने डेमोग्राफिक डिविडेंड का एडवांटेज लेना है और अगर ग्रोथ को आगे बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है, तो 1 करोड़ लोग करीब वर्कफोर्स में ऐड होते हैं, 80 लाख के करीब, 1 करोड़ के करीब लोग वर्कफोर्स में हर वर्ष ऐड होते हैं। उनको अगर जॉब देना है तो एमएसएमईज को ही देना पड़ेगा, तो एमएसएमईज को बढ़ाना ही बढ़ाना है। तो क्रेडिट जो एमएसएमईज को जा रहा है वो 13% के रेट से जा रहा है, वो भी मैं सोचता हूँ कि अच्छे रेट पे जा रहा है। उसमें भी जो बड़ी एमएसएमईज हैं उनको 6% पे जा रहा है, और जो मेन छोटी हैं उनको उससे ज्यादा जा रहा है। तो ये तो अच्छी बात हुई। जहां तक बात सवाल है इंफ्रास्ट्रक्चर की, जी। तो आप जानते ही हैं कि रोड नेटवर्क बड़ा है, वंदे भारत ट्रेन्स बड़ी हैं, उसका उन्होंने वर्णन किया और मैं सोचता हूँ ठीक वर्णन किया जा रहा है। जी। वो बिल्कुल ठीक है। 5G का भी रोल आउट काफी हद तक तेज गति से बढ़ रहा है। आप जानते ही हैं कि कुछ मेरे ख्याल 2 दिन या 3 दिन पहले
डिजिटल इकॉनमी पे एक रिपोर्ट मैटी ने निकाली है और उस रिपोर्ट में तो क्लियरली सामने आया है कि हम लोगों की जो इकॉनमी है इस टाइम पे 3% एम्प्लॉयमेंट डिजिटल वर्ल्ड में चल रही है और डिजिटल इकॉनमी करीब 11% रिकॉर्ड हो रही है और ये अगले 5-6 वर्षों में 20% तक चली जाएगी। तो डिजिटल इकॉनमी ने काफी अपना योगदान प्ले किया है और अच्छा योगदान प्ले किया है। रूरल वेजेस, जिसके बारे में अभी अभी हाल में प्रश्न भी पूछा गया कंजम्पशन के बारे में, तो रूरल वेजेस 4% से आगे बढ़ रहे हैं। ये सारी चीजें जो, हाँ, फिर हेल्थ के ऊपर उन्होंने अच्छा वर्णन किया कि हेल्थ के ऊपर जो गवर्नमेंट का शेयर है हेल्थ एक्सपेंडिचर में वो भी बढ़ा है और उन्होंने तुलना की 2015 से लेके अभी तक 30% से 48%, यूं कह लीजिए कि करीब ऑलमोस्ट डबल हुआ है। हायर एजुकेशन का तो हम सब लोग जानते ही हैं, आईआईएम्स आईआईटीज खोले गए हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोली गई हैं, ये सब कुछ हुआ है पिछले 2-3 वर्षों में। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरी निगाह में इकोनॉमिक सर्वे ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म कल के बजट के लिए स्प्रेड कर दिया है। ठीक है, तो आपकी किसमें अर्थशास्त्री के लिए ये विश्लेषण जो इन्होंने आज प्रस्तुत किया है काफी अच्छा है। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो सुबह आज प्रेसिडेंट की स्पीच थी, वो प्रेसिडेंट स्पीच में भी ये झलक आ रही थी कि इंडिया किस तरीके ग्रोथ ओरिएंटेड चल रहा है चैलेंजेस के बावजूद। जी, तमाम चैलेंजेस के बावजूद ग्रोथ ओरिएंटेड हम बढ़ रहे हैं लगातार और ये एक निश्चित तौर पर ये एक अच्छी बात है। लेकिन जब आप कहते हैं कि बजट को लेकर के एक कहीं ना कहीं एक खाका सा खिंचता हुआ दिख रहा है, किस तरह के बजट की उम्मीद की जानी चाहिए? कल आज आर्थिक सर्वेक्षण आपने देखा। तो मेरी राय में जो बजट है ये फॉरवर्ड लुकिंग बजट होगा, ग्रोथ ओरिएंटेड होगा, क्योंकि एक तो विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री जी ने हम सब लोगों को एक ऑब्जेक्टिव दिया है और 2047 तक, और ये सुबह प्रेसिडेंट स्पीच में भी आया था, तो उसमें क्लियरली दिख रहा है कि 2047 तक अगर हम लोग विकसित होना चाहते हैं तो हमें ग्रोथ ओरिएंटेड करना पड़ेगा। ये जो इकोनॉमिक सर्वे आया है इसमें भी इन्होंने एक चैप्टर में बताया कि कैसे हम लोगों की जो पूरी इकॉनमी है 5th लार्जेस्ट है और ये आगे बढ़ रही है 10% के करीब डॉलर टर्म्स में एग्रीगेट में बढ़ रही है। एक अर्थशास्त्री होने के नाते मैं कहता हूं कि हमें प्रति पुरुष प्रति इंडिविजुअल पर कैपिटा इनकम पे भी नजर देनी चाहिए। तो पर कैपिटा इनकम पे भी अगर नजर देंगे तो हमें कुछ चीजों पे जोर देना है, खास करके डिजिटल इकोनॉमी पे जोर देना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पे जोर देना पड़ेगा। उन्होंने ऑलरेडी इसको अपने इकोनॉमिक सर्वे में कवर किया है। जहां तक एक अर्थशास्त्री जो पब्लिक में बैठा है उसके मन की बात आती है, तो डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में सर्टनली अगर आप चाहते हैं कि ग्रोथ बढ़े, इकोनॉमी की आउटपुट बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े, डिजिटल एरिया में तो प्रोडक्टिविटी हाई है ही है जो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया, पर डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू भी कुछ इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं। अब ये बात मन में रखनी है कि टैक्स कलेक्ट करना भी है तो उसको हमने सब्सिडीज और गरीब लोगों के लिए उसमें भी बांटना है। तो टैक्स पे ज्यादा कंसेशन देंगे तो टैक्स कलेक्शन पे फर्क पड़ सकता है, फिर आप कैसे वेलफेयर स्कीम्स चलाएंगे। तो वो एक ट्रेड ऑफ होता है जो वित्त मंत्री के लिए थोड़ा काफी जोखिम भरा होता है। तो मुझे लगता है टैक्स और दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी कुछ जरूरत पड़ेगी। एक और चीज है जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, ग्रोथ पे जाना है। जैसे इन्होंने भी अपने पहले चैप्टर में कहा कि गोइंग बैक टू द लॉन्ग लास्ट ग्रोथ, तो जैसे कहा ना गेटिंग बैक इनटू द फास्ट लेन, तो इसका मतलब ग्रोथ ने थोड़ा सा झटका तो लिया ही है सेकंड क्वार्टर में, हम सब जानते हैं, और ग्लोबल ग्रोथ भी सफर कर रही है। तो उसके लिए लैंड रिफॉर्म्स हमें करने ही पड़ेंगे, जिसको हम नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कह रहे हैं। थोड़े लैंड रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, डायरेक्ट टैक्सेस कोड के ऊपर थोड़ा विचार करना पड़ेगा। लेबर के लॉज इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में कवर किए हैं, जब इन्होंने कहा है फैक्ट्रीज एक्ट में जैसे प्रश्न भी पूछा गया था कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी ओवर टाइम में होनी चाहिए और वो सारी बातें, तो लेबर लॉज में भी कुछ होना पड़ेगा। कैपिटल डॉक्टर चरण सिंह में भी कुछ रिफॉर्म्स चाहिए होंगे। जी, निश्चित तौर पर बहुत कुछ बजट के पिटारे से जब निकलेगा तभी, जिसको कहते हैं कि जब सामने आएगा तभी पता चल सकेगा। फिलहाल आपने बहुत विस्तार से इसके विषय में आर्थिक सर्वेक्षण की बारीकियों की जानकारी दी, बजट क्या कुछ हो सकता है इसकी भी जानकारी दी। बहुत शुक्रिया आपके इस समय के लिए और इस जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद।